हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो एक्चुअली ये डेरिवेशन गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, यानी यहाँ पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। और इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी? ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो चार्ज्ड वायर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग मीन्स इसकी रेडियस या थिकनेस के कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और एक पॉइंट P है इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, जिस पर हम इसकी पूरे वायर के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, इसलिए इसे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से भी जानते हैं। यानी ये इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब ये जो आपका वायर है, यहाँ पर P पॉइंट है, कुछ डिस्टेंस पर R कंसीडर कर सकते हैं आप। तो ये P1 एंड जो है वायर का, लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड है, मान लेते हैं ये P पॉइंट पर अगर हम Q0 चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर ये इंटेंसिटी अप्लाई कर रहा है E1। और इसी तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा एंड है जिस पर पॉइंट है P2, ये इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इंटेंसिटी E2 अप्लाई कर रहा है। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी फील्ड की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम हमने लिया हुआ है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें तो ही ये डेरिवेशन समझ में आएगा। और यहाँ पर सब कुछ इन डेरिवेशन में हिडन है, उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, और वही आपका डेरिवेशन में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डायग्राम्स को समझना है, डायग्राम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो अब ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पर इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से बना दिया है, यानी यही वायर यहाँ पर ये हो गया है, ये वाला वायर। और ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर एक्चुअली क्या है, गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो उस पॉइंट को इनक्लोज करता है, या जो उस पॉइंट को अपने सरफेस पर कैरी करता है जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी जो हमारा P पॉइंट है वो इस सिलेंडर के सरफेस पर कहीं लाई कर रहा है या कहीं पर मौजूद है। तो ये डिस्टेंस R थी हमारी, और वही डिस्टेंस यहाँ पर R यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और यहाँ पर हमें 3 सरफेस मिल रहे हैं इस गॉसियन सरफेस में। पहले तो गॉसियन सरफेस में कंफ्यूज नहीं होना है, तो गॉसियन सरफेस को अच्छी तरह समझ लेना है। गॉसियन सरफेस किसी कंडक्टर के अराउंड वो सरफेस है जिस पर हमारा पॉइंट P लाई करता है, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो हमारा P पॉइंट इस पर कहीं भी हो सकता है, यानी हम P पॉइंट को इस पर भी ले सकते हैं और इस पर भी ले सकते हैं, फ्लैट सरफेस पर। ये कर्व्ड सरफेस हो गया और ये फ्लैट सरफेस हो गया। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस पर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस सरफेस से नॉर्मल होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी, जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम P को इस फ्लैट सरफेस पर कंसीडर करते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अब यहाँ पर अगर हम गॉस थ्योरम को एक बार रिकॉल करें तो गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस EdS इक्वल्स टू
इक्वल्स टू क्या होता है 1/ε0 क्यू। तो पहले हम इस फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें कि फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स क्या आएगा इस कंडीशन में इस सिलेंडर के लिए। तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस। अब यहाँ पर ds की डायरेक्शन n, तो n ds हो जाएगा n कैप ds। अब जो n कैप है वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर ई ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 है और cos 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ई ds cos 0 ई ds के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 0 भी 1 है, n कैप भी 1 है। तो यहाँ पर ई ds हो जाएगा सिंपली, ई कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल हम करेंगे ds का। अब यहाँ पर अगर हम इसको कर्व सरफेस पर लाई मान रहे हैं P को, तो जो सरफेस एरिया होगा ये वाला इंटीग्रल ऑफ ds वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrl होता है। हम फॉर्मूले से जानते हैं सरफेस एरिया, एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πrl होता है। यहाँ पर l सिलेंडर की लेंथ है। तो हमने इस तरह से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारा पी पॉइंट इस कर्व सरफेस पर होगा तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स उस पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा इस पूरे सरफेस पर E 2πrl। अब अगर हम इस फ्लैट सरफेस पर P को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में E की डायरेक्शन और n कैप की डायरेक्शन, n कैप तो अपवर्ड जा रहा है, E की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है, यानी E और n कैप की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब अगर थीटा 90 होगा तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 हो जाएगा, और cos 90 आप जानते हैं कि 0 होता है, इसलिए जो कंप्लीट फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस है उससे जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और फ्लक्स केवल आपका जो कर्व सरफेस पर पॉइंट लाई करेगा तभी वही फ्लक्स होगा, बाकी फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 है, कुछ है ही नहीं है। तो है नहीं है तो उसको हम अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर सकते हैं। अब जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरे सिलेंडर की वजह से वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स तो ऑलरेडी आपका 0 हो चुका है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर फाई ई इक्वल टू ई 2πrl इसके इक्वल हो गया। अब जो हमारा गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू, तो क्यू क्या है, क्यू वो चार्ज है जो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, यानी सिलेंडर के अंदर कैद है। तो ये जो चार्ज क्यू है इसको हमें निकालना पड़ेगा कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है इस वायर में। ये वायर जो है इस इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना वायर आएगा उस वायर का चार्ज जो होगा वो क्यू के इक्वल होगा। तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। मतलब इस वायर की जितनी भी लेंथ है उससे अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो इतने पोर्शन का, वायर के इतने पोर्शन का चार्ज आ जाएगा कि इतने पोर्शन पर कितना चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंसीडर किया है लैम्डा, यानी पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है इस वायर का वो लैम्डा है। और अगर L इसकी लेंथ है तो L इंटू लैम्डा कर देंगे तो आपका चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दी सिलेंडर Q आ जाएगा, और Q इक्वल टू L लैम्डा हो जाएगा। अब इस L लैम्डा को हम इस गॉस थ्योरम में Q के जगह पर रख दें, और फाई E जो हमें यहाँ से मिला है इसको भी हम यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 1/2πε0 लैम्डा बाई r। तो यही आपका फॉर्मूला है जिसको हमने डराइव किया है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P को रखने पर इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि लैम्डा भी कांस्टेंट है यानी फिक्स है। क्योंकि जो वायर का मटेरियल है उस मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल है। अगर आपने कॉपर लिया हुआ है तो कॉपर के लिए लैम्डा फिक्स होगा। अगर आपने एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनियम के लिए भी लैम्डा फिक्स होगा। मतलब जो भी आप मेटल ले रहे हैं उस मेटल के लिए लैम्डा फिक्स है हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप वायर चेंज नहीं कर रहे हैं। जिस वायर के लिए आपको निकालना आप उसी वायर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ वायर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए लैम्डा भी चेंज नहीं होगा। और एप्सिलॉन नॉट तो हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, इससे पहले देख चुके हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये सारी क्वांटिटी हो गई कांस्टेंट, और E अब हमारा डिपेंड कर रहा है R पर, यानी E वेरीज विथ R। और कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे हम पॉइंट को दूर लेते जाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम इंटेंसिटी, जितना क्लोज में हम लेंगे वायर को, जितना क्लोज में हम पॉइंट को लेंगे उतनी ही ज्यादा हमें इंटेंसिटी मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी समझ लेने वाली है कि जो लैम्डा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होगी ई की वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो ई की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये डिपेंड करेगा लैम्डा पर कि लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि लैम्डा के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ई जो है उसकी डायरेक्शन, यानी यहाँ पर माइनस या प्लस आ जाता है, यानी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो माइनस में रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, प्लस में रेडियली आउटवर्ड।